नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम लघु और गुरु स्वर की गणना किस प्रकार से करते हैं। आज के वीडियो में अब हम सीखेंगे कि जो आधे शब्द रहते हैं, आधे अक्षर रहते हैं, आधे स्वर रहते हैं, उनकी गणना अब हम किस प्रकार से करेंगे। तो जिन मित्रों ने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले वे पिछला वाला वीडियो देखें, ताकि बेसिक से हमें सारी चीज़ें क्लियर होती चले कि हम मात्राओं की गणना किस प्रकार से करते हैं। तो आइए इस वीडियो में अब हम देखते हैं कि आधे अक्षरों को हम किस प्रकार से गिनेंगे, आधे स्वर को हम किस प्रकार से गिनेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हिमांशु भावसार हिंद। आइए अब हम देखते हैं कि आधे शब्दों को किस प्रकार से गिना जाता है। यहाँ पर हमारे पास में हिंदी वर्णमाला में कुछ संयुक्त अक्षर स्वर होते हैं, जैसे क्ष हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया और श्र हो गया। ये चार हमारे पास में शब्द इस प्रकार के हैं, व्यंजन इस प्रकार के हैं, जहाँ पे हम आधे स्वर का ही भी उपयोग करते हैं और उसके साथ में पूरे स्वर का भी उपयोग किया जाता है। जैसे क्ष को यदि हम लिखते हैं तो हम आधा क लिखते हैं, उसके बाद में श लिखते हैं। त्र को यदि हम लिखते हैं तो आधा त लिखते हैं, उसके बाद में पूरा र लिखते हैं। ज्ञ को यदि हम लिखते हैं तो आधा ग लिखते हैं और फिर पूरा य लिखते हैं। उसी प्रकार श्र को यदि हम लिखते हैं तो आधा श लिखते हैं और पूरा र लिखते हैं। यहाँ पर चारों का जो मात्रा भार होता है वो लघु ही होता है, उसका मात्रा भार एक ही रहेगा, पर कब तक रहेगा वो आगे मैं आपको बताते चलूंगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लेकर रखे हुए हैं। सबसे पहली बात हमें ये चीज ध्यान रखना है कि जहाँ ये चार हमारे पास में संयुक्त अक्षर रहते हैं और जिस शब्द का प्रारंभ इन चारों में से किसी से भी होता है तो वहां पर हम मात्रा भार को एक ही गिनेंगे। जैसे यहाँ पर श्रम है, तो श्रम को यदि हम इसका विच्छेद करते हैं तो ये इस प्रकार से बनता है, आधा श, र और म। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये पूरा म है, मतलब ये लघु है, इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसका मात्रा भार हो गया एक। र के ऊपर कोई मात्रा, दूसरी मात्रा नहीं लग रही है, मतलब इसका मात्रा भार भी हो गया एक। और ये जो श है, चूंकि शब्द हमारा आधे अक्षर से प्रारंभ हो रहा है इसलिए हम उसको नहीं गिनते हैं, वहां पर हम उसका मात्रा भार 0 ही लेते हैं। तो यहाँ पर जो श्रम है, श्रम का कुल मिलाकर मात्रा भार हमारे पास में हो जाता है 1 और 1 2। उसी प्रकार से क्षण होता है, क्षण को हम यदि लिखते हैं तो हम आधा क लेते हैं, फिर श लेते हैं और फिर न लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, न का मात्रा भार हो गया 1, श का मात्रा भार हो गया 1, और चूंकि शब्द हमारा क से प्रारंभ हो रहा है इसलिए इसका मात्रा भार 0। तो क्षण का जो कुल हमारे पास में मात्रा भार होता है वो हो जाता है 2। अब देखिए, ध्यान देने योग्य यहाँ पर बात यह है कि ज्ञान को अगर हम विच्छेद करते हैं तो हमारे पास में सबसे पहले हम लिखेंगे ज्ञ का विच्छेद कर रहे हैं, आधा ग, ये हमारे पास में ज्ञ हुआ। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मात्राओं को हम किस प्रकार से विच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर आ की मात्रा लगी हुई है ज्ञ के ऊपर, तो हमने यहाँ पर एक आ लिख लिया और यहाँ पर हमारे पास में एक आ गया न। चूंकि हमने देखा था कि किसी भी शब्द के साथ में, किसी भी अक्षर के साथ में यदि बड़ी मात्रा लगी हुई रहती है तो उसे हम 2 गिनते हैं, यानी वो गुरु मात्रा रहती है। तो य और आ को यदि हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर इसका मात्रा भार होता है 2। ज्ञ से स्टार्ट हो रहा है, आधे ग से स्टार्ट हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इसका मात्रा भार हो गया 0। और अंत में हमारे पास में न के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, मतलब कि 1। तो यहाँ पर 2 और 1 मिलाकर हो जाता है टोटल 3। तो यहाँ पर श्रम का जो मात्रा भार रहेगा वो 2 रहेगा, क्षण का मात्रा भार 2 रहेगा और ज्ञान का मात्रा भार यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो मित्रों, अभी हमने देखा कि हम संयुक्त अक्षर को किस प्रकार से गिनते हैं। तो आइए कुछ और उदाहरण हम देखते हैं जहाँ पे हमें और ज़्यादा क्लियर होगा कि हम अक्षरों की गणना, मात्राओं की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं।
यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, मैं विस्तार से आपको समझाता हूँ, बताता हूँ कि किस प्रकार से हम मात्राओं को गिनते हैं। देखिए, सबसे पहला उदाहरण है हमारे पास में सच। यदि हम इसका विच्छेद करते हैं तो सच हमारे पास में दो लघु अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, एक स होता है, एक च होता है। चूंकि हमारे पास में स के ऊपर कोई मात्रा नहीं है और च के ऊपर भी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए स भी हमारे पास में लघु रहेगा और च भी हमारे पास में लघु रहेगा। तो यहाँ पर एक लघु और दो लघु मिलकर हो जाते हैं, टोटल इसकी मात्रा भार हो जाती है 2। अगला उदाहरण हम देखते हैं सत्य। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि आधे अक्षरों को हम किस प्रकार से गिने। आधे अक्षरों को गिनने का एक हमारे पास में नियम होता है कि आधे अक्षर की मात्रा उसके पूर्व के अक्षर के ऊपर निर्भर करती है। यहाँ पर हमारे पास में सत्य है, सत्य का हमने सबसे पहले विच्छेद किया तो हमारे पास में स आता है, आधा त आता है और ये आता है। यदि हम नॉर्मल तरीके से, आम तरीके से अगर इसको हम गिनेंगे तो हमारे पास में स की मात्रा हो जाती है 1, य की मात्रा हो जाती है 1। पर चूंकि अब हमारे पास में बीच में त भी है और वह आधा है, और आधे अक्षरों को गिनने का नियम यह है कि आधे अक्षर के पूर्व में जो अक्षर हमारे पास में है हम उसकी मात्रा देखते हैं कि उसकी मात्रा क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास में लघु मात्रा होती है, यहाँ पर स के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, मतलब इसकी मात्रा लघु है, और त हमारे पास में आधा है, तो इसका जो मात्रा भार है, इसका मात्रा भार स के ऊपर आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अभी तक हम स को 1 गिन रहे थे, लघु गिन रहे थे, परंतु इस स्थिति में त का मात्रा भार स के ऊपर आ जाएगा, तो स की मात्रा यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास में 2। यदि इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मात्रा बनती है 2। तो कुल मिला के सत्य का मात्रा भार हमारे पास में हो जाता है 3। अगला उदाहरण हम देखते हैं आत्मा। देखिए, यहाँ पे भी आधा त आया है और यहाँ पर भी आधा त आया है, परंतु यहाँ पर हम इसका विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में आ है जिसकी मात्रा भार 2 है, और माँ है, मतलब म प्लस आ है, तो इसकी भी मात्रा भार 2 है। अब आधा शब्द हमारे पास में त बीच में है, यहाँ पर त का मात्रा भार उठकर स के ऊपर गया था, पर यहाँ पर आधा त है और इसके पूर्व में गुरु है, तो त का मात्रा भार गुरु के ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए और इसे सीख लीजिए कि यदि आधे अक्षर के पहले लघु है तो उसका मात्रा भार लघु के ऊपर चले जाएगा और लघु वहां पर दीर्घ हो जाएगा, मतलब उसकी मात्रा 2 हो जाएगी। और जहां पर आधा अक्षर है और आधे अक्षर के पूर्व में गुरु है तो वहां पर उसकी मात्रा ट्रांसफर नहीं होगी। तो यहाँ पर आत्मा का मात्रा भार हमारे पास में हो जाता है 4। इसी प्रकार से तृण, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि री के साथ में अगर कोई भी शब्द जुड़ता है तो वहां पर हम उसे 1 ही गिनेंगे, और चूंकि यहाँ पर तृण आधे त से प्रारंभ हो रहा है और मैं पूर्व में भी बता चुका हूं कि जहां पर भी आधे अक्षर से कोई भी शब्द प्रारंभ होगा वहां पे हम उसे नहीं गिनेंगे, तो यहाँ पर हम इसे 0 मानते हैं। यहाँ पर री का 1 हो जाता है, ण का 1 हो जाता है, इसका मात्रा भार हो जाता है हमारे पास में 2। अब देखिए, एक और उदाहरण आप लोगों के सामने है तृप्त। तृप्त में हमारे पास में आधे त से प्रारंभ हुआ है, मतलब 0। ये री है, री का मात्रा भार 1 हो जाता है, ये त है, त का मात्रा भार 1 हो जाता है, और ये आधा प है, आधा प हमने लिया है। वही सत्य के ऊपर जो हमने चीज अप्लाई करी थी वही चीज अब हमें यहाँ पर भी देखना है। प के पूर्व में हमारे पास में लघु है, तो प आधे प का मात्रा भार लघु के ऊपर आ गया, री के ऊपर आ गया, मतलब यहाँ पर अब ये हो गया 2। तो अब कुल मिलाकर मात्राएं हो जाएगी, यहाँ पर तृप्त की मात्रा भार होती है 2 और 1 मिलाकर 3। उसी प्रकार प्रण, प्रण में हमारे पास में आधे प से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इसको हम 0 लेते हैं, र को हम 1 लेते हैं और न को हम 1 लेते हैं, तो ये हमारे पास में 1 और 1 मिलाकर 2।
देखिए अब यहाँ पे द्वेष, आधा द, सीधे सीधे हम इसको 0 कर देते हैं, व एक हो गया, और ए की मात्रा लगी हुई है व के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यदि ए ओ औ अह ये मात्राएं रहती है तो वहां पर हमारे पास में मात्रा भार 2 हो जाता है, तो इन दोनों का मात्रा भार हमारे पास में 2 हो जाएगा, और श का मात्रा भार 1 है, तो द्वेष का मात्रा भार हमारे पास में 3 हो जाता है। अब यहाँ पर अब हम आते हैं ध्यान। यहाँ पर आधा ध है मतलब 0, य के ऊपर आ की मात्रा चढ़ी हुई है मतलब 2, और ये न है हमारे पास में मतलब 1, मतलब कुल मिलाकर 3। तो ये मित्रों देखिए किस प्रकार से हम मात्राओं की गणना करते हैं। आधे अक्षरों में हमें सिर्फ यही ध्यान देना है कि उसके पूर्व में, आधे अक्षर के पूर्व में आने वाला शब्द यदि लघु होता है तो वहां पर उसकी मात्रा दीर्घ हो जाएगी, और यदि दीर्घ रहता है तो मात्रा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मित्रों ये हमने देखा कि हम किस प्रकार से मात्राओं की गणना करते हैं। अब अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे कि जो मात्रा भार रहती है, मात्रा भार का उच्चारण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीजें अगले वीडियो में बहुत जल्द आप सभी के बीच में लेकर हम लोग आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन मित्रों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये पूरे ट्यूटोरियल की सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशंस आप सभी के पास में नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचती रहेगी। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत सारी कुछ नई चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।